अच्छा जी, देखिए आज हमारे लाइव इंटरेक्शन फर्स्ट क्लास है, बल्कि आप लोगों से मेरे ख्याल से मेरी मुलाकात तो हुई नहीं है। भाई फिर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये हमारा पहला दिन है। तो अब जाहिर बात है, हम बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी एलएमएस में अपलोड कर चुके हैं। आज तक की डेट पे मेरे ख्याल से 14 लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो आप में से कितने लोगों ने अब तक लेक्चर्स पढ़ा है, कितने लेक्चर्स पढ़ा है? जी सर, पढ़े हैं लेक्चर्स। तकरीबन सारे पढ़ लिए आज इस वीक जी के अलावा सर। जो पुराने। जी अच्छा, सर, वो ले लिए हुए हैं। चलें ठीक है। अब बहरहाल जैसा भी है, तो मुझे तो नहीं पता इस वक्त। अब असल में वाई फेस में मैं भी नहीं जानता बहुत सारे बच्चों को सिवाय एक आध के। तो जो सर, अभी जिनके जो रीसेंट हुए हैं वो नहीं देखे, बाकी जो ठीक हो गया, प्रीवियस और अपलोड बस हुए हैं वो ठीक हो देखे। गया। अभी मैं आज होगा, जाहिर बात है, लाइव इंटरेक्शन में लेक्चर नंबर 1 से डिस्कस करते जी जाऊंगा। मैं सर। ब्रीफली जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा। आज के लिए मैं बताऊंगा, कल से आप कोशिश यही करें, मिसाल के तौर पर कल की क्लास में या परसों की क्लास जब भी होगी, तो उसमें आगे लेक्चर नंबर 1 के बाद 2 3 सब पढ़ के आ जाएगा। तो उसमें कोई सवाल ठीक है जवाब सर। अगर होंगे तो वो हमारे लिए आसानी हो, क्योंकि 40 मिनट है, 40 मिनट में हमें ख़त्म करना, दोबारा फिर कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए भी, आपके लिए भी थकावट होती है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको बताते जाता हूँ। जहाँ आपको कोई समझ में नहीं आता सवाल पूछें, फिर उस हिसाब से भी इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा कोर्स आउटलाइन आपके सामने, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? मैंने शेयर किया हुआ है। जी सर, बिल्कुल ठीक नज़र हो आ गया। रही है। अच्छा, इसमें देखिए कोर्स आउटलाइन, जैसे कि मैंने पहले क्लास में बताया था, आपके पास इस सेमेस्टर में तकरीबन 12 चैप्टर है। और ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी सबसे लार्जेस्ट है, बहुत ज़्यादा, यानी ये वाली जो सेमेस्टर का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। और मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि हमें पढ़ाने में इतना मुश्किल है, उसे सब आपको याद भी करना है। लेकिन मैंने इसीलिए कोशिश की है कि इसके अंदर कहानियाँ ना हो, टू द पॉइंट लिखने की भी कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। फिर भी कोई मसला है तो मैं बार बार आपसे भी पहले भी पूछा था, अब भी पूछता हूँ कि कभी भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब आप देखें, अभी तक मैंने जो लेक्चर अपलोड किया, मेरे ख्याल से मैंने ग्रेनुलेशन तक के लेक्चर्स, यानी मैक्सिमम, ग्रेनुलेशन अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम जो ग्रेनुलेशन है वहाँ तक का लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, यानी ग्रेजुएशन की भी 2 या 3 लेक्चर होगा। तो ड्राइंग है, ड्राइंग के बाद समझ ले आपका जी सर। 70% कोर्स खत्म हो जाएगा। आगे 4 या 5 टॉपिक रहते हैं, इसमें से कंप्रेशन, कॉम्पेक्शन, टैब, जिसकी वही उसी के अंदर टैबलेट कोटिंग है, इनकैप्सुलेशन है, क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन और ऑपरेशन है। तो 4 या 5 चैप्टर रह जाएंगे, वो उतना नहीं है जितना हमने ड्राइंग से पहले पढ़ा होगा, थोड़ा सा कंटेंट कम होगा। तो समझ लें हमारा 60 या 70% कोर्स ड्राइंग तक ख़त्म हो जाती है। तो आगे का मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना कंटिन्यू कर पाता, क्योंकि मैं लीव्स पे जा रहा हूँ। वैसे तो 15 दिसंबर से जाऊँगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि 15 को जाता हूँ, 20 को जाता हूँ या 25 को जाता हूँ। फिर आपका टीचर चेंज हो जाएगा। अ, मैं 1 साल की लीव पे तकरीबन जा रहा हूँ। तो अगले सेमेस्टर में या ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह 5th ईयर में मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक जो भी है बाहर, मैंने मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें कंप्लीट करके जाऊँ। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले ये जो मैं लेक्चर नंबर 1 से ब्रीफली स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि देखें इसके अंदर हमने बनाई कि हीट ट्रांसफ़र। तो ये दोनों बेसिकली एक साथ पढ़ाए जाते हैं, हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र। तो सबको पता है कि हीट का ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हीट बेसिकली एक एनर्जी होती है जो कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन या हाई रीजन से लोअर की तरफ मूव करता है। लेकिन हीट ट्रांसफ़र का मतलब होता है यही एनर्जी जब किसी एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र की जाती है, उस प्रोसेस को हम हीट ट्रांसफ़र कहलाते हैं। मैं हर हर वर्ड रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ भी है, सिर्फ उसको ब्रीफली बताऊंगा, फिर कोई सवाल जवाब दो पूछ लो। अच्छा, अब इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र का मतलब वही जो हीट एनर्जी है, जब वो एक जगह से दूसरे जगह या एक फेज से दूसरे फेज में जब मूव की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है, इसकी जो मूवमेंट है उसे हम हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस कहलाते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम हीट ट्रांसफ़र की जाती है। अब ये हीट ट्रांसफ़र मुख्तलिफ, इसकी एप्लीकेशन बाद में आएगा कि ये मुख्तलिफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। डिफरेंट किस्म की प्रोसेस में हमें हीट दरकार होती है, हीट देनी पड़ती है, तब जाकर आपका कोई प्रोडक्ट्स बनती है। इसलिए आपको हीट, पहले ब्रीफली हीट क्या चीज़ ये बताया, इसलिए हीट प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। अब फेज, आप सब पता है फेज का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हेट्रोजीनियस सिस्टम या मिक्सचर जिसके अंदर हर इंडिविजुअल जो पार्ट है वो उसका फेज कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 फेजेस होते हैं या 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और चौथी भी है, कुछ किताबों की भी नजर आती है कि जेली लाइक, जो सेमी सॉलिड्स कहते हैं, उसको भी हम फेज कहलाते हैं।
तो अब लिक्विड हमेशा जितने भी जो मिसिबल लिक्विड्स होती है उनको हम वो, और जितने भी जो गैसियस सब्सटेंस होती है उनका जो मिक्सचर है वो आम तौर पर वन फेज सिंगल फेज में कन्वर्ट होती है अगर वो मिसिबल होंगे, यानी सिंगल फेज होगा, होमोजीनियस इन नेचर होगा। लेकिन बाकी जो हेट्रोजीनियस जिसके अंदर वो इमिसिबल लिक्विड या इमिसिबल सॉलिड और लिक्विड अगर होंगे वो आपके लिए वो मल्टीपल यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बनाती है। और इनको सेपरेट करना जाए, होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करना प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। अच्छा, हीट के जैसे मैंने कहा हीट ट्रांसफर में, जब हीट ट्रांसफर कैसे होते हैं, हमेशा हीट हमेशा एक हाई टेम्परेचर सरफेस है या एक हाई यानी ऐसी बॉडी जिसके टेम्परेचर ज़्यादा हो, उससे अगर हमने बॉडी भी को ट्रांसफ़र करना हो तो लाजमी यह है ना कि ज़रूरी है कि ए के अंदर हीट ज़्यादा हो या ए में हीट एनर्जी ज़्यादा हो। जो हमेशा जैसे मैंने शुरू में डेफिनेशन में बताया, हीट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से हाई एनर्जी रीजन से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। जब एनर्जी मूव की जाती है तो ए अपनी एनर्जी बी को ट्रांसफ़र करता है। जब बी को ट्रांसफर होगा तो जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांसफर होगा तो ए की टेम्परेचर ड्रॉप होनी शुरू हो जाएंगे। अब जो ट्रांसफर प्रोसेस है यह हमेशा यानी ये होता है डिफरेंस, यानी जितना दोनों बॉडी में यानी एक बॉडी से दूसरे या एक सोल्यूशन से दूसरे या एक सरफेस से दूसरे सरफेस को जब आप हीट ट्रांसफर करते हैं तो जितना दोनों में टेम्परेचर डिफरेंसेस या हीट डिफरेंसेस जितना ज्यादा होगा उतनी स्पीड से हीट ट्रांसफर होती है। अब ये हीट जब ए अपनी बॉडी बी को जब हीट ट्रांसफर करते हैं तो बी उसका एनर्जी को ले रहा होता है, ए में से रिलीज होता है, तो ए का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, बी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू होगा जब तक दोनों के दरमियान में एक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। जब एक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा उसे हम कहते हैं थर्मल एक्विलिब्रियम, यानी दोनों बॉडी का जब टेम्परेचर बराबर होंगे तो हीट ना इधर जाएगा ना उधर से आएगी, दोनों की साइड पे हीट ट्रांसफर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करेगा, जितना डिफरेंसेस ज्यादा होंगे दोनों में टेम्परेचर उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर जल्दी होंगे। अच्छा जी, हीट का जो यूनिट है आमतौर पर जूल में ली जाती है, और जूल का मतलब ये है कि इट रिप्रेजेंट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को, यानी एक अमाउंट ऑफ हीट जितनी क्वांटिटी में है छोटी अमाउंट्स का हम जूल से रिप्रेजेंट की जाती है। और जूल्स के अलावा मेगा जूल्स या किलो जूल में भी ली जाती है, उसकी इक्विवेलेंट नीचे लिखा हुआ, यानी एक किलो जूल 1000 जूल्स के बराबर है। वन मेगा जूल्स में तकरीबन 10 लाख जूल्स के बराबर है। इस तरह से 1 मेगा जूल्स में 1000 किलो जूल्स आती है। तो कन्वर्जन सिंपल सा। अब जूल्स को समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी मिसाल के तौर पर, अगर आपने 100 ml पानी को हीट प्रोवाइड करनी है रूम टेम्परेचर पे, अगर आप 100 ml पानी को रूम टेम्परेचर पे 1 जूल एनर्जी अगर प्रोवाइड करें तो उस 100 ml पानी का टेम्परेचर 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगी या तकरीबन न होने के बराबर। उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ हीट जाएगी लेकिन वो हीट आपको फील नहीं होगी कितनी हीट उसको मिली है। लेकिन अगर आप 200 ml पानी को रूम टेम्परेचर पे अगर आपको उसको 1000 जूल्स प्रोवाइड करें या 65 किलो जूल्स हीट अगर प्रोवाइड करें, वो पानी रूम टेम्परेचर का मतलब 20 डिग्री या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से वो बॉइलिंग पॉइंट तक चली जाएगी। यानी 1000 जूल अगर आप किसी 200 ml पानी को प्रोवाइड करें वो पानी रूम टेम्परेचर से उबलने लगे, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जूल जो है एक अमाउंट ऑफ हीट है which is required basically to increase the temperature of the substance which is being heated, जिसे हम हीट किया जाता है, जिसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, हीट हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली जो मैं आपको हीट की कहानी सारे बताने का मकसद ये है क्योंकि इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोसेसेस है, डिफरेंट प्रिपरेशन है, डिफरेंट ऐसी ऐसी मेथड्स होती है जहाँ पे आपको हीट दरकार होती है, यानी उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए प्रोसेसिंग के दरमियान में या रूम मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे आपको हीट दरकार होती है। तो कुछ एग्जांपल इन 5-6 एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एवापोरेशन। एवापोरेशन एक ऐसी, एवापोरेशन आपका ओवरले टॉपिक भी है जर्नल जिसके अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे जो कि आपका 12वां चैप्टर है, इसमें मैंने आपको आउटलाइन में आपको दिखाया था जैसे शुरू में। तो एवापोरेशन का मतलब क्या है ना, हीट का, यानी जब आप किसी सोल्यूशन में से या किसी वेट सरफेस में से मॉइस्चर को रिमूव करने का हम एवापोरेशन कहलाते हैं। तो ये एवापोरेट कैसे होगा, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। सर्दी में देखिए जब पानी कहीं गिरता है तो वो जल्दी ड्राई क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा जो पानी जहाँ गिरा हुआ है वहाँ की सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, इसलिए वो स्लो एवापोरेशन होगी। और आपने एवापोरेशन को फास्ट करना है तो यू हैव टू प्रोवाइड हीट, इसलिए हीट इज सप्लाइड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स। इसलिए एवापोरेशन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आपको हीट प्रोवाइड करनी होती है। उस हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो भी लिक्विड वहाँ मौजूद है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो चीज़ ड्राई हो जाती है। तो इसलिए एवापोरेशन प्रोसेस में जहाँ पे एवापोरेशन टेक्निक से डिफरेंट चीज़ें बनाती है वहाँ पे आपको हीट चाहिए, इसलिए वहाँ पे प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है। अब हीट
कितनी टाइप से, यानी वो सोर्स कौन सी हो सकती है वो डिपेंड करता है। वो आपका स्टीम भी सोर्स हो सकते हैं, हॉट वाटर भी हो सकता है, डायरेक्ट फ्लेम भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका सोर्स कहाँ से है। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टिलेशन एक टेक्निक है, प्रोसेस है, जिसमें आपको डिस्टल वाटर बनाई जाती है। तो डिस्टल वाटर सिंपल टैप वाटर से बनाते हैं, जिसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। इतना हीट प्रोवाइड करते हैं कि वो पानी उबलने लगे। जब उबलता है तो उसका वेपर्स बनती जाती है, वो वेपर्स उड़ के कंडेंसर में जाते हैं, वहाँ से कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती जाए। उसका इस ड्रॉपलेट को हम कलेक्ट करते हैं, दोबारा आपके पास प्योर डिस्टल वाटर आता है। वहाँ पे भी आपका हीट प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक जगह से आप हीट प्रोवाइड करते हैं, उसके नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो प्यूरिफाइड या डिस्टल वाटर बनती है। ड्राइंग प्रोसेस है जो कि आगे भी आएगा, पूरा चैप्टर है ये, जैसे ग्रेनुलेशन के बाद जो ड्राइंग आएगा। तो ड्राइंग में भी हम डिफरेंट वेट ग्रेन्यूल्स, यानी जो ग्रेन्यूल्स आप बनाते हैं टैबलेट्स बनाने के लिए, कैप्सूल की फिलिंग में या साशे फिलिंग में, जो भी ग्रेन्यूल्स आप बनाते हैं उस ग्रेन्यूल के बनाने के डिफरेंट मेथड्स है। जब भी आपको ग्रेनुलेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड और वेट ग्रेनुलेशन मेथड में, तो वहाँ पे आपको सॉल्वेंट या ग्रेनुलेटिंग लिक्विड ऐड करनी पड़ती है टू प्रिपेयर अ वेट ग्रेन्यूल। उस ग्रेन्यूल में मौजूद जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है या जो ग्रेनुलेटिंग लिक्विड है, इट हैज़ टू बी रिमूव। आपको ड्राई करनी है तो उसको रिमूव करना पड़ता है। जब उसको रिमूव कैसे होगा, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, ड्रायर होती है, उनके अंदर उसको एक्सपोज की जाती है कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 24-24 घंटे के लिए भी उसके अंदर रखी जाती है खास टेम्परेचर पे, अब वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर वो ड्राई उसमें से मॉइस्चर रिमूव, तो वहाँ पे भी आपका प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है। इसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में भी हीट इन्वॉल्व है। यानी जहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर आपने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना हो तो वहाँ पे भी आपको हीट देनी पड़ती है। यानी एक सोल्यूशन के अंदर जब वो सैचुरेट होगा तो उसके अंदर मजीद चीज़ें डिजॉल्व हो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मजीद और चीज़ें डिजॉल्व करना चाहते हो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो आप उस सोल्यूशन को टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दें। जब टेम्परेचर बढ़ेगी तो उसके अंदर और मजीद एक्स्ट्रा सोल्यूट डिजॉल्व होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है उस सोल्यूशन की। उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब वो सोल्यूशन दोबारा ड्राई कोल्ड पे आ जाएगा, जैसे उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो जो एक्स्ट्रा जितने भी आपने उसके अंदर सोल्यूट डाली थी जो हाई टेम्परेचर पे है, जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है, दोबारा क्रिस्टलाइज बनती है। तो ड्रग की क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से जो ड्रग बनाते हैं वो इसी तरह बनाते हैं, वहाँ भी हीट इन्वॉल्व है। सिमिलरली स्टरलाइजेशन एक टेक्निक है जो कि आप इसमें अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे पेरेंटल्स हो गया, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं, वो ऑटोक्लेव टेक्निक या हॉट है या मुख्तलिफ जिसके टाइप्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, वो आप आगे अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो स्टरलाइजेशन टेक्निक में भी आपका ही प्रोसेस ऑफ हीट इन्वॉल्व है। रेफ्रिजरेशन के अंदर रेफ्रिजरेटर में नेगेटिव टेम्परेचर, जैसे फ्रीज ड्राइंग टेक्निक है, रेफ्रिजरेशन का एग्जांपल है। तो फ्रीज ड्राइंग टेक्निक में जहां आप, ये आगा ड्राइंग चैप्टर में भी आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी डिटेल में फ्रीज ड्राइंग टेक्निक क्या चीज़ है। वहाँ पे भी आपको कुछ प्रोडक्ट माइनस टेम्परेचर पे, -20, -40, -50, -60 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोडक्ट्स बनानी होती है माइनस पे। तो वो भी बेसिकली आपका एक तरह का हीट है, लेकिन वो नेगेटिव साइड पे टेम्परेचर है, तो नेगेटिव टेम्परेचर भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है बना। तो जहाँ पे पॉजिटिव हीट हो या नेगेटिव हो, यू हैव टू प्रोवाइड हीट, और वो हीट एक प्रोसेस से गुजरती है, उसे हम हीट ट्रांसफर प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, इसके बाद अगला है मैकेनिज्म या मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर तीन मैकेनिज्म से या तीन तरीके से होती है। एक मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। दूसरा है हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, और तीसरा है हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। अच्छा, कंडक्शन से मुराद ये है, देखें कंडक्शन बहुत आसान है, मैं वर्ड रिपीट नहीं करूँ क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए ये 40 मिनट बाद बंद हो जाते हैं। तो क्योंकि आखिर में कोई सवाल जवाब दे उसके लिए भी टाइम देना चाह रहा हूँ। कंडक्शन आसान अल्फाज में, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको लेक्चर में भी मिसाल दी थी, जो आप घरों पे जो पतीलों के अंदर जो रोज़ाना रूटीन की बेसिस पे जो भी आप चीज़ें खाना बनाते हो या पानी उबालते हो या कोई चीज़ चाय बनाते हो, तो वो जो चाय बनने वाले जो भी प्रोसेस है ना, वो सब के सब कंडक्शन है। वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हीट सोर्स जो फ्लेम है उसका जो कंटेनर के अंदर जो पानी है, जो द मटेरियल विच इज बीइंग हीट, जैसे हमें हीट करना, जैसे आपको हीट प्रोवाइड करनी होती है, मिसाल के तौर पर कंटेनर के अंदर कुछ भी हो सकता है, पानी हो, सोल्यूशन हो, ड्रग हो, लिक्विड हो, या खाना बनाने हो, जो भी उसके अंदर कंटेंट है, उस कंटेंट को आपको हीट प्रोवाइड करना। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कंडक्शन। यहाँ पे हीट सोर्स का डायरेक्ट अंदर लिक्विड के साथ डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल की एक्शंस होती है, मॉलिक्यूल मूव करता है। यानी मीडियम डायरेक्ट मूव नहीं करता, फ्लेम अंदर जाके पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, बल्कि फ्लेम अपना हीट एनर्जी कंटेनर की सरफेस को देते हैं, कंटेनर की सरफेस से वो हीट एनर्जी मॉलिक्यूलर फॉर्म में अंदर ट्रांसफर होती है, जैसे अंदर होगा फिर वो लिक्विड में आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होते जाते हैं, फिर पूरे लिक्विड के अंदर वो हीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
वो हर एडजेसेंट मॉलिक्यूल को अपना हीट ट्रांसफर करते जाते हैं, इस तरह पूरा पूरा कंटेंट जो है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंडक्शन है आमतौर पर ये लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में, गैस में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंडक्शन है वो सॉलिड मटेरियल के अंदर होता है, क्योंकि सॉलिड मटेरियल में जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, जो मेन जो सॉलिड चीज़ है उसके अंदर मॉलिक्यूल की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो इसमें कंडक्शन प्रोसेस के जरिए हीट ट्रांसफर होगी। अच्छा, जैसे हीट ट्रांसफर का लफ्ज़ यानी कंडक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, यानी द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल विदाउट मिक्सिंग, सच प्रोसेस नॉन कंडक्शन। यानी जब ऐसी हीट ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर जहाँ पे जो आपका जो हीट है वो ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ मोमेंटम और इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल, यानी हीट एनर्जी का जो एटम्स या मॉलिक्यूल है वो पूरे पूरे खास मोमेंटम से वो ट्रांसफर होती है एक फेज से दूसरे फेज में। उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि वो मिक्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो, यानी मिक्सिंग से मुराद जैसे आपका कंडक्शन कन्वेक्शन के अंदर आपको मिक्सिंग भी, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो वहाँ पे मिक्सिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो सकता है। यानी मिक्सिंग से मुराद विदाउट डिस्टर्बिंग इनटू द लिक्विड, लिक्विड जो अंडर कंटेंट को डिस्टर्ब किए बगैर आप इसको हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, जब आपकी अंदर कंटेंट को जब हीट एनर्जी मिलती है ऑन रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम सरफेस, उस सरफेस में से, तो अंदर जो मॉलिक्यूल है मिसाल तौर पर वो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल है, वो कंटेंट जो आपके बॉटम के साथ जहाँ से हीट ट्रांसफर उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो या उसके साथ अटैच हो, उनको इनको एनर्जी मिलती है, तो वो उनकी एनर्जी जो इनके अंदर मौजूद जो एटम्स मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करने लगती है। जो शेल्स है उसमें मौजूद जो एटम्स है वो जब वाइब्रेशन होगी तो वो अपना एडजसेंट उसके साथ बराबर में दूसरे मॉलिक्यूल को वो हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो दूसरा तीसरे को करता है। इस तरह आहिस्ता 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 पूरे अंदर कंटेंट के अंदर पूरी हीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अच्छा, हीट एनर्जी हीट ट्रांसफर जो प्रोसेस है वो स्टॉप कब होगा? जब दोनों साइड पे, यानी आपका फ्लेम का टेम्परेचर और अंदर यानी हीट सोर्स फ्लेम हो या स्टीम से अगर आपने हीट प्रोवाइड करो या गर्म, जैसे वाटर बाथ के अंदर गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, तो हॉट वाटर से अगर आपने अंदर कोई चीज़, जैसे वाटर बाथ में बाहर भी पानी है, कंटेनर के अंदर यानी बीकर के अंदर भी पानी रखते हो और उसके अंदर भी पानी, तो वो जो सरफेस से जो ट्रांसफर होती है, तो दोनों साइड पे जब टेम्परेचर बराबर होगा तो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर रुक जाती है। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम होना। दोनों साइड पे टेम्परेचर बराबर होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तो वो प्रोसेस रुक जाती है। तो यहाँ पे कंडक्शन में मेन ड्राइविंग फोर्स यानी हीट ट्रांसफर किस वजह से होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेन वजह ये है कि टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द टू फेसेस, यानी जिस सोर्स का और अंदर के दरमियान में जितने टेम्परेचर में डिफरेंसेस होगा उतनी स्पीड से हीट ट्रांसफर होगा। मकसद ये कहने का, फ्लेम बहुत हाई टेम्परेचर पे है, कंटेंट ठंडा है, इसलिए जल्दी जल्दी होगा। जैसे जैसे अंदर कंटेंट गर्म होता जाएगा हीट ट्रांसफर का प्रोसेस स्लो होता जाएगा, क्योंकि डिफरेंसेस दोनों के दरमियान में टेम्परेचर वो कम होती जा रही है। इसका मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंसेस ज्यादा होगा उतनी मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होती है। अच्छा, जब आपका हीट, अगर आपका स्टीम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया, अगर आपका हीट ट्रांसफर बाई स्टीम हो, तो स्टीम हीट अप करते हैं टेम्परेचर कंटेनर को, यानी सॉलिड सरफेस को, वेसल्स को, और उससे उस वेसल में से फिर आइंदा जो टेम्परेचर है, हीट है, वो अंदर लिक्विड को ट्रांसफर होती है, जिस तरह इसकी वजह से फिर अंदर जो भी कंटेंट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसकी मिसाल अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा हो, तो जो राइट साइड पे डायग्राम है ये आपका बेसिकली एक वेसल्स है, यानी उसको कहते हैं डबल जैकेटेड वेसल्स कहलाते हैं। कोई भी हो सकता है, लिक्विड के लिए भी, सेमी सॉलिड के लिए, ऑइंटमेंट के लिए हो सकता है, क्रीम के लिए भी हो सकता है, या सिंपल पानी बॉयल करना तब भी हो सकता है। तो जो डबल जैकेटेड दो लेयर नज़र आ रही है, एक साइड से लिक्विड हॉट वाटर भी हो सकता है इस वेसल के बीच में से। उसको आप ऐसा समझ लीजिए, आपका थर्मोस है, थर्मोस का अगर आपने शीशा किसी ने अंदर कभी तोड़ के देखा होगा, देखो इसके नीचे एक टिप लगी होती है, वो सील होगा, उसमें दो लेयर बने, अंदर खाली होता है, उसमें तो गैस भरा होता है, लेकिन इसी खाली जगह पे अगर आप पानी भर दें तो वो अंदर का पूरा सरफेस को, जारी बात है, जो भी जिस चीज़ से आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, स्टीम से या हॉट एयर से या वहाँ पे गर्म पानी वहाँ से सर्कुलेट करें, तो जो गर्म पानी का, स्टीम का या हॉट वाटर का या हॉट उसका जो भी टेम्परेचर होगा, उतने टेम्परेचर इस सरफेस से इसके अंदर अंदर साइड पे ट्रांसफर होंगे। आपको कर्सर नजर आ रहा है माउस का? जी सर। ठीक हो गया। जी तो सर। यह मिसाल के ऊपर अगर यहाँ से लिक्विड जाएगा तो ये लिक्विड पूरी इंटरनल सरफेस पे, यानी उसकी पूरी सरफेस पे से वो सर्कुलेट हो गया, एक जगह से इन होगा, दो एक जगह से बाहर जा रही होगी। तो जो भी टेम्परेचर इसमें आप ये जो लिक्विड यहाँ से वो अपनी इस कंटेनर की इंटरनल सरफेस को हीट प्रोवाइड करेगी, फिर यहाँ से अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको हीट मिलती है। इस तो कहते हैं डबल जैकेटेड वेसल्स का मकसद ये होता है कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एक तो फ्लेम पे जितना चूल्हे पे हीट लगती है वहाँ से हीट ट्रांसफर होती है। डबल जैकेटेड वेसल्स में ये फायदा है
क्योंकि लिक्विड या स्टीम होगा तो वो पूरे पूरे, अगर आपका राउंड है एक बॉटल वो जो ड्रम है, तो पूरी सरफेस पे जितना भी उसका एरिया है, पूरे एरिया में वो डबल सर्कुलेटेड होगा, डबल जैकेट, और उसके अंदर पूरा पूरा सरफेस उसका गर्म होगा, यानी हीट इधर से भी ट्रांसफर, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर जगह से हीट ट्रांसफर होगा, तो प्रोसेस जो है ना रैपिड हो जाती है। इसी को समझाने के इधर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लैब एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें, आपके पास दो गिलास में आप पानी लें, एक ठंडा एक गर्म लें, तो अगर आपने एक गर्म पानी से ठंडे पानी को हीट ट्रांसफर करना हो, तो एक लोहे का टुकड़ा जो है ना बेंड करके उसके अंदर डिप करें, यानी कंडक्टर, जिससे यानी ऐसी मतलब लोहा भी डिपेंड करता है ना कि मेटल्स, अल्मोनियम, तो सबसे ज्यादा अल्मोनियम का होता है, कॉपर का जो है ना कंडक्शन ज्यादा होता है, एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ। तो ऐसी मेटल्स ले लें जिसकी कंडक्शन ज्यादा, उसको आप डिप करें बेंड करके, तो आहिस्ता 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 आपका जो गर्म पानी में से एनर्जी जो है वो उस लोहे के जरिए दूसरे पानी में ट्रांसफर होगा। तो वो ट्रांसफर उस वक्त होता जाएगा जब तक दोनों पानी का टेम्परेचर बराबर नहीं होगा। जब बराबर होगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंसेस शुरू में ज्यादा था तो हीट जल्दी ट्रांसफर होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंसेस कम होगा, क्योंकि दूसरे के पानी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है, तो ये आहिस्ता प्रोसेस स्लो होती जाएगी। अब कंडक्शन जो मैकेनिज्म है या जो प्रोसेस है, ये फॉरेस्ट लॉ पे डिपेंड करता है। फॉरेस्ट लॉ यही कहते हैं बेसिकली, किसी भी सरफेस में से हीट का जो ट्रांसफर है वो बेसिकली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका सरफेस एरिया से, यानी जिस सरफेस से आप हीट ट्रांसफर करते हैं उसकी सरफेस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना सरफेस ज्यादा होगा उतनी जल्दी हीट ट्रांसफर होगा, जितना सरफेस कम होगा हीट ट्रांसफर कम होंगे। और इसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंसेज, यानी टेम्परेचर ड्रॉप से मुराद ये है कि दोनों साइड पे टेम्परेचर डिफरेंसेज जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंसेस कम होंगे हीट ट्रांसफर कम, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द पाथ वे ऑफ फ्लो, यानी लेंथ ऑफ द पाथ वे या थिकनेस को कहते हैं दूसरे अल्फाज में, यानी उस जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर होगी उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसका इनवर्सली है। या जो चीज मोटी होगी सरफेस तो वहां से हीट बहुत देर से ट्रांसफर होंगे। मिसाल इसकी दीवार सर्दी में आप देखें, अगर आपका घर का दीवार जो है बहुत पतला बना होगा ना, तो आपको बाहर जैसे ठंडक बढ़ेगी आपका घर भी उसके साथ ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि दीवार की जो थिकनेस है वो कम है। और आपने डबल तीन तीन गुना, जैसे आप जो ईंट से बनाते हैं ईंट भी डबल डबल दीवार बनाए, या उसकी दीवार के अंदर आप थर्माकोल लगाए फिर अंदर से प्लानिंग कर दें, तो जो बाहर का हीट है वो अंदर नहीं है, अंदर का बाहर नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जितना मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर होगी उसकी थिकनेस या उसकी लेंथ अगर कम होगी तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगी, अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो हीट ट्रांसफर कम होगी, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी फॉरवर्ड लॉ की बेसिस पे हम कंडक्शन का जो है ना, यानी हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन की जाती है नीचे दिए गए इक्वेशन में, जहाँ पे Q इज इक्वल टू के ए यानी ब्रैकेट T1 माइनस T2 थीटा डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ बेसिकली इस फार्मूले को हम कहते हैं यानी दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन विच हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द फॉरवर्ड लॉ से उसको ड्राइव किया गया। तो यहाँ पे Q इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन यूनिट टाइम, यानी कितने वक्त में कितना अमाउंट ऑफ हीट उसमें ट्रांसफर हुई उसको इंडिकेट करता है। यानी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के ए। के का मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी कहलाता है, आगे स्लाइड में एक्सप्लेन हुआ हुआ। ए का मतलब सरफेस एरिया है, T1 का मतलब हाई टेम्परेचर, T2 का मतलब लो टेम्परेचर, दूसरे अल्फाज में अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी उस सरफेस का अंदर कितना टेम्परेचर है उसका बाहर कितना टेम्परेचर है। तो उनमें इसको टेम्परेचर डिफरेंसेस भी कहते हैं, उनको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहलाते हैं। थीटा कहते हैं ओवरऑल टाइम ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर के लिए आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। एल का मतलब उसकी थिकनेस या लेंथ ऑफ दी सरफेस कहते हैं, उस सरफेस की लेंथ कितनी है उसकी थिकनेस कितनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर इसी देखो देखें से यही चीज़ जो यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा है, जो मैंने बोला है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि वही चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की थी। यार यार टाइम ख़त्म हो गया यार। आपको आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। मैंने वो असल में टाइम ख़त्म हो गया ना, एक्सटेंशन मांग रहे, तो मैं थोड़ा सा रह गया। अगर आपको ये मसला वैसे पड़ा हुआ है, आगे एक और चीज़ रह गई बस रेफरेंसेस है, तो कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर मैंने अगले क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मुश्किल तो नहीं है ना? समझ में आ रही है लेक्चर्स? यस सर, मुश्किल नहीं है। कोशिश तो बहुत की है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे डेरिवेशन है, उसको बहुत सिंपलीफाई करके बताने की कोशिश की गई। जाहिर बात है, मैं शुरू में बताया था कि इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम हर चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते हैं। टू द पॉइंट दिया है, कम से कम आपका नो हो कि ये तमाम प्रोसेस क्यों पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी एप्लीकेशन फार्मेसी में कहाँ कहाँ है, उसको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि रिलेट करके पढ़ाऊँ ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। ठीक हो गया?
तो मुझे उम्मीद है Yes, sir. इंशाल्लाह। थैंक यू फिर वेरी मच। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं बंद करूँ, हाँ। क्योंकि ये बार बार टाइम आउट हो गया ना, 1-2 सेकंड में खुद ही बंद हो जाएगा। सर विदाउट मिक्सिंग जो आपने उधर बोल रहे थे कंडक्शन की डेफिनेशन में, हाँ, अच्छा, असल में ना ये आगे आपको मैं अगला जब पढ़ेंगे ना फोर्स कन्वेक्शन, वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी ठीक है मिक्सिंग और नॉन फिक्सिंग से क्या मुराद है। जब अगला लेक्चर आएगा ना, लेक्चर नंबर 2, तो वहाँ पे मुझे ठीक है क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर फोर्स कन्वेक्शन आपने पढ़ा होगा या नॉर्मल जो हीट ट्रांसफर होंगे, तो उन दोनों में फ़र्क होता है। फोर्स कन्वेक्शन में हम बाई प्रेशर, बाई पम्प, या अंदर जो कंटेंट है ना, मिक्सिंग से मुराद ये है जो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसको स्टेशनरी रखें, तब भी हीट ट्रांसफर होगा। और अगर आप उसको अंदर से मिक्स करके अंदर कोई मिक्सर से चलाते रहें तो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस बढ़ जाएगी। वो उससे मुराद ये है बेसिकली। सर। हीट ट्रांसफर फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास ठंडा पानी है, उसको फ्लेम के साथ हम जो है वो हीट कंडक्ट कराते हैं उसकी, तो वो गर्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो हीट, इसमें तो मिक्सिंग नहीं है। हीट सर हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एक हाँ ठंडा पानी है फ्लेम के ऊपर उसको रखा हुआ है चूल्हे पे, तो वो गर्म हो रहा है। वो आपने कहा है कि ये नॉट मिक्सिंग प्रोसेस है। और सर अगर हम एक गर्म पानी है उसमें ठंडा पानी डालेंगे बीच में, तो हीट तो उधर भी कंडक्ट होगी, मतलब ट्रांसफर होगी वो जो हम डाल रहे हैं, तो ये तो मिक्सिंग में आती है चीज। नहीं नहीं, हीट तो कंडक्शन से ही होगा। मिक्सिंग से मुराद आमतौर पर हम इस तरह समझाते हैं, हीट ट्रांसफर सब में कंडक्शन ही होगा, चाहे आप पानी मिक्स करें चाहे ना करें। मिक्सिंग से मुराद ये है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आगे आप यही चीज ना, ये कंडक्शन कन्वेक्शन इंशाल्लाह आपने, अगर आपने किसी ने ड्राइंग में भी, ड्राइंग तो पहुंचा नहीं है, ड्राइंग में भी आप ये चीज पढ़ेंगे। यही 3 मैकेनिज्म जो है ना आपको प्रोसेस ऑफ ड्राइंग के अंदर भी वहां पे भी इन्वॉल्व है। यानी क्योंकि ड्राइंग में आप हीट प्रोवाइड करते हैं, वहां पे भी कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू आप मुख्तलिफ ड्रायर में हीट प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे भी यही है, जो हीट, जो हवा, जो आप जिस हॉट एयर से आप मटेरियल को ड्राई करते हैं, वो अगर आपका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो वो कन्वेक्शन होगा। जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बीच में एक मेम्ब्रेन आएगी, एक सरफेस आएगा, उसके थ्रू अगर कोई हीट ट्रांसफर हो रही है, यानी आपका हीट सोर्स फ्लेम हो, स्टीम हो, या आपका जो हॉट एयर है, उसका आपका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होंगे, तो डायरेक्ट कांटेक्ट। सर ठीक हो गया, ये इससे बुरा दिया। दूसरा ठीक है, मिक्सिंग फिर से उधर डिस्कस, ठीक हो गया। चलें जी, उधर डिस्कस कर लेंगे सर। थैंक यू। ओके जी, थैंक फिर यू। अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टेक टेक अल्लाह। केयर।